नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पेस चैनल पर। बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पार्ट 5 वीडियो रहने वाला है, यानी ऋग्वेदिक संस्कृति पार्ट 5 रहने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार, यानी ऋग्वेदिक संस्कृति के आर्य, जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनकी ऋग्वेदिक संस्कृति कैसी थी। ठीक है, तो भारत में आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो बच्चे, आप जैसे जानते हैं कि ऋग्वेदिक आर्य के विषय में समस्त जानकारी का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है ना। ऋग्वेद में तमाम भौगोलिक नामों का तो जिक्र आया बच्चे। जो भौगोलिक नामों का जिक्र आया, इससे ये पता लगाने में हमें सहायता मिलती है बच्चे कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का निवास क्षेत्र कहाँ पर था, है ना। भाई, हमें ऋग्वेद में जो ऋग्वेदिक जो ग्रंथ है उससे तो पता लगता है कि जो आर्यों का जो निवास क्षेत्र था भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर था, है ना। अब ऋग्वेद में 25 नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है बच्चे। इससे ये पता लगाने में सहायता मिलती है ऋग्वेद आर्य जो है सिंधु नदी के आसपास रहे होंगे, है ना। इससे पता लगाने में सहायता मिलती है कि सिंधु सिंधु नदी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, यानी आर्य जो है सिंधु नदी के आसपास रहे होंगे। जबकि जो है यमुना नदी का उल्लेख बच्चे 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। आगे देखें तो गंगा नदी, बच्चे गंगा नदी का जो उल्लेख हुआ है सिर्फ एक बार उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में, है ना। तो बच्चे, क्या होता है, ऋग्वेद आर्य जो थे गंगा की घाटी में प्रवेश नहीं हुए थे, याद रखना। पूछ लिया जाता है कि क्या ऋग्वेद आर्य जो थे, ऋग्वेदिक जो आर्य थे गंगा नदी में प्रवेश कर चुके थे, यानी गंगा की घाटी में या गंगा नदी में प्रवेश कर चुके थे? नहीं बच्चे, है ना, नहीं प्रवेश कर चुके थे। अब बात करते हैं स्पष्ट रूप से, जो आर्य थे वो सप्त संदेव प्रदेश के निवासी थे। बच्चे क्या थे कि जो आर्य थे वो सप्त संदेव प्रदेश के निवासी थे। बच्चे आगे चलते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं ऋग्वेदिक संस्कृति के बारे में। बच्चे, जब ऋग्वेद में सप्त संदेव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख हुआ है, यानी ऋग्वेद में क्या हुआ बच्चे, सप्त संदेव प्रदेश की 7 नदी का उल्लेख हुआ है। मतलब बात करते हैं 7 नदी, 1 2 3 4 5 6 7 नदी, है ना। अब सिंधु नदी के बारे में बात करें तो बच्चे, सिंधु अर्थात सिंधु नदी, आज भी उसे सिंधु नदी कहते हैं बच्चे। विदस्ता, विदस्ता आज वर्तमान में झेलम नदी कहते हैं विदस्ता को, ठीक है। आस्कनी, आस्कनी आज जैनाब कहते हैं उसे बच्चे वर्तमान में। पौरोसनी, पौरोसनी को हम रावी नदी कहते हैं, यानी रावी कहते हैं। और विपाशा, विपाशा को बच्चे व्यास नदी कहते हैं। और शत्रुति, शत्रुति को आज हम सतलज नदी कहते हैं, है ना। सरस्वती, सरस्वती को हम सरस्वती आज भी कहते हैं बच्चे। वैज्ञानिक जो बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि आज भी सरस्वती नदी जो है बह रही है, यानी प्रवाह कर रही है ज़मीन के अंदर, है ना। बात करते हैं ऋग्वेद में बच्चे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान में 4 नदियों का उल्लेख हुआ है। कितनी? 4 नदियों का उल्लेख हुआ है। कितनी? 4 नदियों का उल्लेख हुआ है। ये इस प्रकार है बच्चे। एक गुम्बा नदी है, आज वर्तमान में काबुल नदी कहते हैं गुम्बागो नदी को, है ना। गुम्बा नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, है ना। उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? काबुल कहते हैं। जैसे करमू, करमू बच्चे कुर्रम नदी कहते हैं। करमू को क्या कहते हैं? कुर्रम नदी कहते हैं वर्तमान में। कोमती, बच्चे कोमती नदी को क्या कहते हैं वर्तमान में? कोमल नदी कहते हैं। सुवास्तु का उल्लेख हुआ, आज वर्तमान में अफगानिस्तान में उसे क्या कहते हैं? स्वाद नदी के नाम से जाना जाता है। भली बात है, ये वीडियो में सही से आ भी रहा होगा और आप भली बात इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, है ना बच्चे। अब बात करते हैं ऋग्वेद में बच्चे। क्या होता है ऋग्वेद में? कश्मीर में अर्थात कश्मीर की एक नदी का उल्लेख हुआ है। कौन सी नदी बच्चे? मरुव्रत, मरुतव्रत बच्चे। कौन सी? मरुतव्रत का उल्लेख हुआ है ना बच्चे। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम जो है मुजवत है। क्या नाम है? मुजवत बच्चे। इसकी चोटी का उल्लेख हुआ है। अब मुजवत से आर्य जो थे बच्चे सोम रस प्राप्त करते थे बनाने के लिए, यानी सोम रस बनाने के लिए सोम प्राप्त करते थे आर्य, यानी उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा मुजवत। जो मुजवत चोटी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, है ना। सोम एक जड़ी बूटी बच्चे। क्या थी? जड़ी बूटी, जड़ी बूटी, जड़ी बूटी अथवा एक पौधा था, ठीक है बच्चे। क्या था? जड़ी बूटी एक पौधा था। ऋग्वेद में बच्चे बात करें तो भौगोलिक नामों से पता चलता है कि जो ऋग्वेदी आर्य थे उनकी गतिविधियों का केंद्र क्या था? उनको गतिविधियों का केंद्र कौन था? अफगानिस्तान से लेकर भारत में गंगा नदी के पश्चिमी तट तक, है ना। कहाँ से था? अफगानिस्तान से लेकर भारत में गंगा नदी के पश्चिमी तट तक था इनका गतिविधियों का केंद्र, है ना बच्चे। आगे चले तो आर्य बच्चे, आर्य जो है गंगा नदी के पूर्वी तट अर्थात, याद रखना, गंगा नदी के पूर्वी तट अर्थात गंगा नदी की घाटी में प्रवेश नहीं कर पाए थे। याद रखना, गंगा नदी की घाटी में प्रवेश नहीं कर पाए थे, सिर्फ ये पश्चिम तक ही टिक पाए थे, है ना। गंगा नदी के पश्चिमी तट तक ही रह पाए थे, पूर्वी तट पर प्रवेश नहीं कर पाए थे, यानी गंगा नदी की जो घाटी पर प्रवेश नहीं कर पाए थे ये, है ना बच्चे। इस चीज़ को समझ रहे होगे आप। ऋग्वेद आ रहे हैं बच्चे। ऋग्वेद आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी वो सिंधु नदी थी। मैं इस चीज़ को पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन
धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चे सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी जाती थी उनके लिए। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को बच्चे नदीत्मा कहा गया है। नदीत्मा ये ना है, ठीक है बच्चे, नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदीत्मा, यानी नदियों की माँ। बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे भली भांति, है ना। बच्चे ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं ना। आज हमने इस वीडियो में पार्ट 5 में कवर करा है ऋग्वेदिक संस्कृति के बारे में, और पार्ट 6 हमारे रहने वाला है ऋग्वेदिक काल में आर्थिक भौतिक जीवन। तो बच्चे ये कवर मैं पार्ट 6 वीडियो में कवर करूँगा, है ना। थोड़ा बहुत इसका रह गया है, इसे मैं कंप्लीट करने के बाद तुरंत बाद पार्ट 6 वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।